एवरीवन, अगर आप भी मेरी तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपने भी बड़ी बड़ी कोचिंग टॉपर्स एंड सो कॉल्ड मेंटर्स के थ्रू ये जरूर सुना होगा कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए सबसे पहला काम है एनसीईआरटीज पढ़ना। और इसी वजह से कई सारे बच्चे मार्केट जाके 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज ले आते हैं, बिना ये जाने बिना ये समझे कि ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स देम बीइंग अनसक्सेसफुल। कुछ अजीब लगा ना? आप ये सोच रहे होगे कि एनसीईआरटी पढ़ना अनसक्सेसफुल कैसे हो गया। मैं बताती हूँ। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है दैट अ पार्शियल एडवाइस इज ऑलवेज हार्मफुल। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक ही होता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट में हर कोई ये बोल रहा है कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, बट लेकिन इस बेटे को ये कौन बताएगा कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, या एक लिमिटेड टाइम में ये सारी एनसीईआरटीज को कैसे कवर करें एंड कैसे इनके नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन आसान हो जाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी प्रॉब्लम की वजह से कई सारे बच्चे अपना प्रेशियस टाइम ज़्यादातर या तो एनसीईआरटी पढ़ने में लगा देते हैं या कुछ लोग उसका शॉर्टकट ढूंढकर समरी पढ़ लेते हैं। और कुछ ऐसे महानुभाव स्पेशल लोग भी हैं जो एनसीईआरटीज को साइडलाइन करके सीधे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं। एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट इज दे एंड अप लूजिंग देयर अटेम्प्ट और वेस्टिंग देयर अटेम्प्ट। आज इस वीडियो में आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ उससे आप सिर्फ ये नहीं जानोगे कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है और कैसे पढ़ना है, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि एनसीईआरटी पे कमांड कैसे बनानी है। क्योंकि अगर आपने टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे होंगे, वो यही बोलते हैं कि उनकी एनसीईआरटी इस पे काफ़ी अच्छी कमांड थी, उन्हें पेज बाय पेज पता था कि किधर क्या लिखा हुआ है। मार्केट में सब ये बोल रहे हैं कि एनसीईआरटीज पढ़ो, लेकिन मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि भाई एनसीईआरटीज पढ़ने के साथ कमांड कैसे बनाओ। लेकिन हाँ, अगर आपने इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह दिया हुआ है, जहाँ मैंने ये बताया है कि कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ के आप 1/3 ऑफ द कट ऑफ मार्क्स इजीली फेच कर सकते हो एंड कितनी एनसीईआरटीज हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर टाइम कम है तो कौन सी ऐसी एनसीईआरटीज है जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, दे आर वेरी वेरी मैंडेटरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्या सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। तो देखिए, जब भी एनसीईआरटीज को कवर करने की बात आती है या उस पर कमांड बनाने की बात आती है तो सिंपल बेसिक 3 रूल्स हैं जो अगर आज आपने समझ लिए और फॉलो कर लिए तो आपको अपनी प्रिपरेशन में खुद ही विद इन 2 to 3 मंथ्स इतना ज़्यादा डिफरेंस लगेगा कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेथड ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने और मेरे ग्रुप के सभी फ्रेंड्स ने इसको फॉलो किया हुआ है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि कितनी एनसीईआरटी है जिन्हें हमें कवर करना है। भाई एनसीईआरटीज हम बात कर रहे हैं कि पढ़ना है, बट पढ़ने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली कितनी एनसीईआरटीज है, इनको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम एनसीईआरटीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलिटी की 6 एनसीईआरटीज हैं, इकोनॉमी की 3.5 है। अब ये जो हाफ है ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या मतलब है इसका, सो डोंट वरी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों की ही 9 एनसीईआरटीज हैं, आर्ट एंड कल्चर की 1.5 एंड एनवायरनमेंट की भी 1 भी मत समझो इसको, एक्चुअली आप हाफ ही मान लो तो नियर अबाउट आप बोल सकते हो कि टोटल 30 एनसीईआरटीज हैं जो आपको सिर्फ पढ़नी है और जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन 60 to 70% क्या बल्कि 80 to 90% के अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगी फॉर यूपीएससी। अगर सब्जेक्ट वाइज में बात करूं तो पॉलिटी में आप देख सकते हो कि क्लास 6, 7th एंड 8th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, 9th एंड 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिस पे हमें पूरा का पूरा फोकस रखना काफ़ी ज़रूरी है। और हाँ, ये एनसीईआरटीज का तो डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं, बट स्टैंडर्ड बुक्स की भी टेंशन मत लेना। हमारी सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो है ये इसी पे आने वाली है कि स्टैंडर्ड बुक्स को एनसीईआरटी के साथ कॉम्प्लीमेंट करके कैसे अच्छे से कवर करना है, कैसे पढ़ना है, उसकी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो होगी। तो आप हमारी इस सीरीज को रेगुलरली देखते रहिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस सीरीज से रिलेटेड, यूपीएससी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 9th एंड 10th की 2 बिल्कुल बिगे वाली जो एनसीईआरटीज है, दीज आर वेरी बेसिक वंस। इनको कवर करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
जो मेन एनसीईआरटीज हैं वो हैं 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और याद है मैंने अभी ऊपर कहा था कि जो हाफ का मीनिंग है वो मैं बताऊंगी, वो इसलिए कि ये वाली जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसके कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं, जो यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, आप यहाँ पे कोई भी एनसीईआरटी मिस नहीं कर सकते फॉर ज्योग्राफी। इसलिए सभी एनसीईआरटीज चाहे 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th एंड 10th की कंटेम्प्रेरी इंडिया हो, या 11th की दोनों फिजिकल ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, एंड 12th की पीपल एंड इकोनॉमी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सभी पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है इसको आप बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हो, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट बुक नहीं है ये, इतनी ज़्यादा क्या, इनफैक्ट सारी बुक्स जो है इसकी डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिक बेस्ड है। आपको मैं आगे आने वाली स्पेसिफिक जो हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे अच्छे से डिटेल में कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, और सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि उस सब्जेक्ट के अंदर किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की बात करूं तो जियोमॉर्फोलॉजी से कितने आए या क्लाइमेटोलॉजी से कितने आए, ये सभी के सभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी अपने प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हिस्ट्री की। हिस्ट्री में देखो सबसे अच्छी बात यह है कि 9th और 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री की है, वो मेंस के लिए काम आती है। आपके पास टाइम है और अगर आप पढ़ सकते हो तो अभी पढ़िए, नहीं तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो, आप सीधे 6th, 7th एंड 8th पढ़िए। उसके बाद जो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का कन्फ्यूजन है वो भी समझ लीजिए अच्छे से कि ओल्ड एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न की 11th एंड 12th की, और इसी के साथ 12th की जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं 1, 2 एंड 3, इसको भी कवर करना है। देयर इज नो इफ एंड बट इन दिस। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मेहनत है, बट लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये एनसीईआरटीज पढ़ते ही आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की प्रिपरेशन ना 90 to 95% कवर हो जाएगी। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो तो ज्योग्राफी पढ़ने का सिंपल टेक्निक है कि बिना मैप बुक के आप इसको पढ़ ही नहीं सकते। मैप बुक होना मस्ट है, जो आप उसमें पढ़ रहे हो वो साथ साथ मैप बुक में देखो, उस एरिया को देखो, उस प्लेस को देखो कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट रिवर तो नहीं जा रही, कोई इंपॉर्टेंट सिटी तो नहीं है, या कोई माउंटेन पीक, माउंटेन रेंज, लेक, कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर उस जगह के बारे में अगर आपको एक भी स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप वहीं तुरंत नोट कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आती है बात आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में 11th की जो ये बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको नहीं मिस कर सकते। इसी में पूरा सार है आर्ट एंड कल्चर का। और जो दूसरी बुक है नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, इसको आपको पूरा नहीं करना है, इसके कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ बताए भी हुए हैं। चैप्टर 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर, चैप्टर 2 इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स, चैप्टर 3 आर्ट ट्रेडिशंस, 4th आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड 7th एंड 9th। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कवर हो सकते हैं। भले ही इस समय मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सारा है, बट यकीन मानो जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हर चीज़ बताई हुई है एनसीईआरटी में। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में जो 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है, इसका जो यूनिट 10 है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, और इसके अंदर जो है बेसिकली 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 13, 14, 15 एंड 16, सिर्फ यही पढ़ना है। और हाँ, ये तो नई एनसीईआरटी की बात हो गई, लेकिन एक पुरानी एनसीईआरटी के भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनका जेरोक्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको वो मिल सके तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िएगा इसके साथ में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता रखा है एनवायरनमेंट के बारे में उसमें सब कुछ। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई कितनी एनसीईआरटीज कवर करनी है। और हाँ, एक और बात, ये जितनी भी एनसीईआरटीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, जो सेकेंड पार्ट है कि भाई एनसीईआरटीज तो जान लिया कि कितनी कवर करनी है, बट ये कवर कैसे करेंगे, कितने टाइम फ्रेम में करेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। पॉलिटी में अगर आप देखो 6th to 8th की कैटेगरी में, पॉलिटी ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स को मैंने 1 डे पर एनसीईआरटी के हिसाब से टाइम दिया हुआ है, क्योंकि जो 6th to 8th की एनसीईआरटीज होती है ना, इसमें कंटेंट कम रहता है और फिगर्स और पिक्चर्स ज़्यादा रहती हैं, तो बहुत ईजिली कवर हो सकता है।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसी फर्स्ट रीडिंग से ही नोट्स बनाना स्टार्ट करने वाले हो, तो प्लीज़ अपने नोट्स को ना जितना ज़्यादा आप शॉर्ट और क्रिस्प बना सकते हो उतना बनाना। ये मत करना कि 100 पेज की एनसीईआरटी है तो 50 पेज के आपने नोट्स ही बना रखे हैं। एक बुक तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, दूसरी और बना लिए पढ़ने के लिए। रिवीजन पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं इनके, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सिर्फ नोट्स ही नहीं, बल्कि टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पे आप हमें दोनों जगह फॉलो करिए, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग यूपीएससी, चाहे फिर वो करंट अफेयर्स हो, चाहे मेंस के पेपर्स के ट्रेंड एनालिसिस हो, या प्री के ट्रेंड एनालिसिस हो, या और भी कुछ अपडेट्स है, वो हम वहाँ पे रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। 6th to 8th के लिए सभी सब्जेक्ट्स, जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, 3 days, क्योंकि इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर एंड एनवायरनमेंट आता ही नहीं है। अगर 9th एंड 10th की बात करें तो 9th एंड 10th में भी आप देख सकते हो कि हिस्ट्री आपको पढ़नी नहीं है, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है, एनवायरनमेंट नहीं पढ़ना है, बिकॉज इन तीनों ही सब्जेक्ट्स की कोई एनसीईआरटीज नहीं है 9th एंड 10th में। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, जिसमें से मैंने पॉलिटी को 6 days, इकोनॉमी को 2 days, क्योंकि इकोनॉमी की जो एनसीईआरटीज है 6 to 8 आती नहीं है, और जो 9th एंड 10th में वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। आपको एक एनसीईआरटी को करने में 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप 6 hours पढ़ रहे हो तो। ज्योग्राफी में भी 6 days। इसके बाद अगर 11th-12th की बात करें, जो कि हाँ एक हायर लेवल की बुक्स हैं, थोड़े स्टैंडर्ड बुक्स हैं, यहाँ पे एडवांस बुक्स हैं, तो इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो आप एक एनसीईआरटी के लिए आप रफली मान सकते हो कि 5 to 6 days, नॉर्मली 5 days आराम से कवर हो सकती है। तो पॉलिटी में क्योंकि आपको एक ही एनसीईआरटी पढ़नी है तो 5 days, इको में आपको 1.5 पढ़नी है तो 7 days, ज्योग्राफी के लिए 18 days, इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, उसको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, आराम से कवर हो जाएगी। हिस्ट्री के लिए 30 days का पूरा चंक है, बिकॉज टोटल 9 बुक्स है और इन 9 की 9 बुक्स को आपको अच्छे से कवर करना है इन डेप्थ। तो 30 days इज आई गेस वेरी मच इनफ एंड सफिशिएंट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। आर्ट एंड कल्चर के लिए 5 days, एनवायरनमेंट के लिए 2 days, बिकॉज हार्डली 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये जो मैं बता रही हूँ ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, जो अभी जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, जो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में हैं, एनसीईआरटीज पढ़ चुके हैं, चाहे एक बार भी पढ़ चुके हो, और इनफैक्ट अगर नहीं भी पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह या थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। आप आराम से इस टाइम फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग कम करके एडजस्ट करके इन एनसीईआरटीज को कवर कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में कौन सी एनसीईआरटी को हमें कैसे कवर करना है। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटीज पे कमांड कैसे बनाई जाए। मेन चीज़ ये है, क्योंकि अगर आपने टॉपर्स की भी इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो वहाँ पे वो ये बोलते हैं कि उन्हें एनसीईआरटी का पेज बाय पेज माइंड में सब कुछ उन्होंने फ्रेम कर लिया था, इतनी ज़्यादा उनके एनसीईआरटीज पे कमांड थी। और अगर आप रीसेंट यूपीएससी के पेपर के ट्रेंड एनालिसिस भी देखोगे, ट्रेंड एनालिसिस तो छोड़ो, आप सिर्फ एक ग्लांस भी करोगे ना प्री और मेंस के पेपर में, तो आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगी। तो एनसीईआरटी पे कैसे कमांड बनानी है ये समझते हैं। जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करो, फर्स्ट रीडिंग आपको बिल्कुल भी बिना किसी प्रेशर लिए करनी है। ये नहीं सोचना है कि यूपीएससी का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं बिल्कुल पहले ही फर्स्ट रीडिंग से। नो नो नो, ऐसा मत करना। जस्ट रीड द बुक लाइक अ नॉवल, सिंपल, आराम से पढ़ना है। आपको बस फर्स्ट रीडिंग में ये समझना है कि इस बुक में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, किस बारे में बात की हुई है। जैसे नॉवल पढ़ते हो सेम उसी तरीके से। और हाँ, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमेशा ये चीज़ ध्यान करो कि इस चैप्टर ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी, आपको किन टॉपिक्स के बारे में पता चला इस चैप्टर को पढ़ के, और वो सारी चीज़ें आप चैप्टर के फर्स्ट पेज या लास्ट पेज पे कहीं 3-4 पॉइंट्स में लिख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए होते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो या फिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन्हें वहीं पे सॉल्व करो देन एंड देयर। छोटा सा साइड में चाहे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके सिर्फ पॉइंट्स ही लिख लो कि इसमें क्या 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 आंसर इसका होना चाहिए। सेकेंड रीडिंग में जब आप आओगे, सेकेंड रीडिंग के लिए एक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग में ज़्यादा गैप नहीं रखना। आई थिंक मैक्सिमम 1 to 1.5 months इज इनफ। इससे ज़्यादा अगर गैप करोगे ना तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो लूज करने लगेगा मेमोरी, जो आपने फर्स्ट रीडिंग में जो भी पढ़ा होगा।
तो सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, आपने चैप्टर पढ़ा, उसको रीड किया और उसके बाद जो आपने अपने खुद के हाथों से लिखा हुआ है, चाहे वो चैप्टर के एंड में आंसर्स हो या फिर चैप्टर के स्टार्ट में आपने जो 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं कि इस चैप्टर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, उनको आपको ग्लांस करना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको लगता है कि आपने फर्स्ट रीडिंग में मिस आउट कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं ये एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप जितनी बार बुक पढ़ोगे ना, आपको उतनी बार लगेगा कि आपको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, आपने ये चीज़ पहले स्किप कर दी थी। तो उन सभी चीज़ों को आपको मार्क कर लेना है। इसी के साथ में प्री और मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ग्लांस करना है सेकंड रीडिंग में, कि ठीक है अब ये मेरी सेकंड रीडिंग है, अगर मैं अब इसके बाद ट्राई करूँ क्वेश्चंस करने का, तो क्या मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और अगर नहीं भी कर पा रही हूँ, क्या जो मेरी नॉलेज है जो मैंने गेन करी पढ़ करके एनसीईआरटीज़ कहीं पे यूज़ हो रही है, कहीं पे इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ प्रीलिम्स में ऑप्शन चाहे एलिमिनेट करने के लिए ही हो या मेंस में कुछ 1-2 पॉइंट्स बनाने के लिए। फिर आती है बात थर्ड रीडिंग की। थर्ड रीडिंग आप चाहे तो जब आप स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कर लोगे, जो मैंने आपको अगेन बताया कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में हमारे, थर्ड रीडिंग आपको उसके बाद करनी है जब स्टैंडर्ड रीडिंग्स की बुक हो जाएगी रीडिंग। थर्ड रीडिंग में आपको जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है उसके साथ साथ जब भी आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि जितना आपको फर्स्ट रीडिंग में टाइम लगा उतना ही आपको सेकंड में लगेगा, उतना ही थर्ड में लगेगा, ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिकली जितना टाइम आपको फर्स्ट रीडिंग में लगा है उससे नियर अबाउट 50% टाइम आपको लगेगा सेकंड रीडिंग में, और जितना टाइम आपको सेकंड रीडिंग में लगा है उसका लगभग और आप 50% कम कर दो, उतना टाइम आपको लगेगा थर्ड रीडिंग करने में। थर्ड रीडिंग में आपको पूरा फोकस करना है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग कोचिंग के टेस्ट हैं, उनको सॉल्व करने में जितना टाइम दे सकते हो दो, उस पर फोकस रखना है। और अपनी बुक में जो कीवर्ड्स हैं, यानी कि चैप्टर के बीच बीच में अगर कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है तो उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर लिया। आपको पता है कि इस पेज पे ये चीज़ जो है यहाँ पे बताई हुई है, तो माइंड में क्या होता है ना, वो चीज़ धीरे धीरे फ्रेम होती जाती है, जो आपको काफ़ी हेल्प करती है जब आप एग्जाम में अंडर प्रेशर होते हो। टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टेस्ट के सोल्यूशन में चाहे मिले, या आपने अगर नेट एक्सेस किया है, कोई चीज़ आपको बुक में नहीं समझ में आ रही है, या यूट्यूब एक्सेस किया है, तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी आपको नोट कर लेना है, ताकि अगेन वो आपके माइंड में फ्रेम हो जाए अच्छे से। और इन तीनों ही रीडिंग्स में जो एक चीज़ आप नहीं मिस कर सकते वो है अपडेशन विद करंट अफेयर्स। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑब्वियसली साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे होगे। अगर आप बिगिनर हो और करंट अफेयर्स आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है न्यूज़पेपर में कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि एक बिगिनर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यूट्यूब पे वीडियोज़ है, आप उन्हें एक्सेस करो। और जहाँ से भी, जैसे मान लो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आपको पता चलता है, या जैसे कि अभी रिसेंटली ढोलावीरा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप जब हड़प्पन साइट्स पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ढोलावीरा पे ज़्यादा फोकस रखो और नेट पे ढूंढो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में और ऐड ऑन करो। सो यू हैव टू ऑलवेज सप्लीमेंट विद करंट अफेयर्स। एंड एक और चीज़ करंट अफेयर्स पढ़ने की जो ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो ना, सिलेबस साथ में रखो। आप ये देखो कि चाहे आप वीडियो ही देख रहे हो किसी का, उसी के थ्रू अगर पढ़ रहे हो, कि जो भी चीज़ मुझे बताई गई या जो मैं पढ़ रही हूँ पेपर में, वो किस पोर्शन में एग्जैक्टली सिलेबस में फिट होगी। सिलेबस से मेरा मतलब है मेंस का स्पेसिफिक सिलेबस। इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी टाइम करंट अफेयर्स पढ़ने में लगा देते हैं हम लोग, 3 से 4 घंटे लग रहे हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ने में, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो करंट अफेयर से अपडेट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।